गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर में। आज है 26 जनवरी 2022 रिपब्लिक डे। तो दोस्तों 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस जो 1950 26 जनवरी 1950 से ही मनाई जा रही हैं। आज 73वां गणतंत्र दिवस है। आप सबको गणतंत्र की बधाइयाँ और आप सब अपने घरों में सेफ और सुरक्षित रहें क्योंकि कोरोना बाहर घूम रहा है। तो मास्क पहने और जो भी आप सबको मोटिवेट करें मास्क पहनने को, वैक्सीन लें और घर पे सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कोई आपके देखते हैं, अगर कोई के सामने मास्क पहनता है, थूकता है, तो उसको अगर देखते हैं कि आप उसको समझा सकते हैं तो समझाएं, वरना मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो, बुरों को अपनाओ मत। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है दोस्तों तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर है। मेटा पेश करेगी दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन एंड लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। मेटा पेश करेगी दुनिया का सबसे तेज एआई कंप्यूटर। दोस्तों मेटा जो है वो क्या है? मेटा जो है वो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। आप लोग सोचेंगे तो फेसबुक तो पहले आई, मेटा तो बाद में आया है, तो पेरेंट कंपनी क्या है? ये जो मार्क जुकरबर्ग है ना, इन्होंने जो अपनी कंपनी बनाई थी मेटा, जो पहले क्या करती थी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और जो इनका फेसबुक है, ये तीनों जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को होल्ड करती थी वो पेरेंट कंपनी फेसबुक हुआ करती थी। हाँ, तो बाद में इन्होंने क्या किया, मार्क जुकरबर्ग आए और उन्होंने बोला कि हम फेसबुक के ऊपर एक कंपनी बनाएंगे जो जिसका नाम मेटा होगा, मेटावर्स, जो 3D की दुनिया होगी। यहाँ पे सब 3D पूरी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगा। तो इन्होंने क्या किया कि पहले मेटा कंपनी बनाए, अब जो आते हैं मेटा कंपनी, अभी आप दोस्तों देखेंगे कि पहले मेटा कंपनी, फिर आते हैं उसके नीचे फेसबुक होते हैं, फिर उसके नीचे आता है क्या, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये दोनों इसके बेटे हो गए और ये मेटा का बेटा हो गया फेसबुक। तो पेरेंट कंपनी ऐसा बोलते हैं कि मतलब एक जो ऊपर बैठा है, जैसे इसमें क्या हुआ है इस केस में कि मेटा बाद में पैदा हुआ और फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब पहले से हैं। तो इसमें फेसबुक को ही पेरेंट कंपनी होना चाहिए था, लेकिन जो मार्क जुकरबर्ग है जिसके ओनर हैं, उन्होंने मेटा को पेरेंट कंपनी बना दिया और उसके नीचे फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब आ गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक सुपर कंप्यूटर बनाने की निर्णय लिया है जो बहुत फास्ट काम करने वाला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड रहेगा, जो 2022 के मध्य में इसको लॉन्च किया जाएगा दुनिया भर। ये दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होने वाला है, सुपर कंप्यूटर। इतना तेज होने वाला है कि ये एक कैलकुलेशन जो है ना वो सेकेंड्स में करेगा, कितने सारे कैलकुलेशन जो प्रति सेकेंड, क्विटिलियन ऑपरेशन, ये सिर्फ एक सेकंड, मिनटों तो ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये प्रति सेकंड जो है ना क्विटिलियन करेगा। क्विटिलियन जो है ना, एक अगर क्विटिलियन में बताऊं कितना होता है, तो अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप ये 10⁻18 इतना फास्ट काम करेगा। अगर आप लिखने जाओ तो ऐसा 18 जीरो ऐसा लगा दो, फिर काउंट करो कितना होता है। उतने सारे इंस्ट्रक्शन एक बार में परफॉर्म करने वाला है वो। इतना ऑपरेशन जो होगा उतने काम एक सेकंड में कर देगा। तो सोचिए कितनी फास्ट होने वाली है ये आर्टिफिशियल। और जो मेटावर्स है वो पूरे 3D की दुनिया में, आप अगर एग्जांपल से अगर बताऊं, अगर कहीं आपके गांव में मेला लगा हुआ है तो आप मेले में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप घर बैठे बैठे आप उसका 3D व्यू दे सकते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस मेले में ही घूम रहे हैं। तो दुनिया देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है। आपको घर बैठे बैठे उस मेले का पूरी फीलिंग आएगी। अगर कहीं पे कॉन्सर्ट हो रहा है, अगर कहीं पे कोई शो आ रहा है, समझो कोई सुपरस्टार आ गया, सलमान खान आ गया, वहाँ पे आपको जाने नहीं मिल रहा, तो वहाँ से आप
आपको ये घर बैठे बैठे ही आप 3D व्यू उसका देख सकते हैं। तो सोचिए कितना शानदार ये मेटावर्स जो कंपनी है वो आगे ये टेक्नोलॉजी लाने वाली है। तो मेटावर्स जो है ये नेक्स्ट जो ये मेटावर्स नामक जो प्रमुख कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है वो इसमें RSH एक नए और बेहतर AI मॉडल बनाने में मदद करेगी। यह सैकड़ों विभिन्न भाषाओं पर काम करने का भी अनुमति देगा। और RSC जो मेटावर्स नामक अगले प्रमुख कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के दौरान प्रौद्योगिकियों को निर्माण में मदद करेगा। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एप्लीकेशन और उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जो मेटावर्स जैसे अभी बताया कि ये 3D वर्चुअल दुनिया बनाएगा। एक नेटवर्क है जो जहाँ आप बिना कहीं घूमे टहले वहाँ का पूरा दृश्य 3D व्यू में देख सकते हैं। आप अगर कहीं पे 3D अभी कभी आपने देखा होगा तो ऐसा लगेगा जैसे आप रियल में वहाँ उस जगह पे पहुँच गए हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मेटा प्लेटफॉर्म फेसबुक के नाम पर जाना जाता था। जो मेटा प्लेटफॉर्म है पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया है कि मेटा और फेसबुक जो पेरेंट कंपनी था, अभी मेटा फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी बन गई है। तो स्टार्टिंग में ही बता दिया। और दुनिया की जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे अमेजोन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके साथ बिग कंपनियों में से एक है ये मेटा प्लेटफॉर्म जो अभी मेटा कंपनी जो बनी है। तो सुपर कंप्यूटर जैसे बता दिया, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में पढ़ने वाला है ये। और ये जो पहले क्या था, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के बजाय अब ये प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड करेगा। तो ये सुपर जायंट कंप्यूटर है। और दोस्तों इससे ये भी जान लें कि इंडिया का सबसे टॉप सुपर कंप्यूटर्स कौन सा है। अभी सुपर कंप्यूटर्स की बात हो रही है तो एग्जाम में इंडिया का भी सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो ये पूछे जा रहे हैं। दुनिया का जो सबसे इंडिया का जो एक परम निधि AI कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो दुनिया के टॉप 100 कंप्यूटर्स में आता है। और प्रत्यूष एंड मिहिर ये दो कंप्यूटर जो टॉप 200 में, इंडिया के टॉप 200 सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस वेलकम फर्स्ट चाइल्ड बाय सरोगेसी। तो जो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हैं, इनका मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा कुछ और है। यहाँ पे जो एक वर्ड है सरोगेसी, उसके ऊपर हमको फोकस करना है, ना कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस माँ बाप बन गए तो एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे मेन मुद्दा है सरोगेसी। सरोगेसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो इंडिया में है ये बहुत चर्चित में रहता है हमेशा, ना कि इंडिया में बल्कि सारे देशों में, पूरे देश कोई भी हो गया। अभी इजराइल में इसके बारे में एक बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे बहुत सारे देश हैं, हर देश में, मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में तो काफ़ी रहता है। और ये जो महीने में जो सरोगेसी से जो होता है, जो सरोगेसी है, ऐसे केसेस तो 15-20 महीने में होते रहते हैं। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सरोगेसी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं। तो ये देखेंगे होता क्या है। जो सरोगेसी है ना, वो क्या करता है, अगर कोई भी मेल और फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है, अगर बच्चा पैदा करना चाहे और उनको टाइम नहीं, क्या करता है आजकल लोग, अगर जैसे बड़े बड़े लोग हैं उनको काम से फुर्सत नहीं मिलती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक अपना एग और मेल का स्पर्म मिला के एक टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज करके किसी तीसरे महिला के गर्भ में डाल देते हैं। वो किराए पे गर्भ ले लेते हैं। जो कोख है, किराए की कोख एक तरह से बोलते हैं, किराए की कोख लेके वो जो बच्चा है उसके पेट में पलता है और बाद में 9 महीने के बाद ये लोग उसको ले लेते हैं। तो जो वो मदर हुई, जो तीसरी महिला थी, वो सरोगेट मदर हो गई। तो आपको एक बार समझाता हूँ कि कैसे होता है। देखिए क्या रहता है कि एक फीमेल हो गए, अब बिना मेल और फीमेल के बच्चा तो पॉसिबल है नहीं। अगर एक मेल है एक फीमेल है तो फीमेल के पास क्या होता है, एग होता है, और मेल के पास क्या होता है, स्पर्म होता है। तो क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, फीमेल का एग डाला गया, मेल का क्या गया, स्पर्म। तो ये जब दोनों एग और स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बनता है। तो उसको क्या करते हैं, किसी एक
तीसरी महिला के फीमेल के गर्भ में ये डाल देते हैं। तो ये महिला क्यों तैयार होती है? क्योंकि देखते हैं आजकल पैसे के लिए कोई कुछ भी करता है, पैसे के लिए मतलब अपने कोक भी बेची जा रही है। तो मतलब ये आम बात हो गई है आजकल। आजकल इंडिया में हर महीने में कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, जो कि जो बायोलॉजिकल मदर फादर हैं वो दोनों उसको पैदा नहीं कर रहे, कोई थर्ड औरत आके उसको जन्म दे रही है ऐसे इस्तेमाल करके। तो इसमें क्या होता है कि आज इंडिया में जो ये प्रचलन भी बहुत बढ़ गया है। अब ये सिर्फ इंडिया में नहीं, हर देश में, पूरे देश में। अभी रिसेंट ही ये इजराइल में ये मान्यता मिली कि एक गे कपल था, इजराइल का रेफरेंस लेता हूँ, कि एक गे कपल था, उनको पेरेंट्स बनना था। जो पेरेंट्स बनना था तो वो लोग ने क्या किया कि इनको पेरेंट्स बनना है तो एक मेल है, दोनों गे कपल कौन होते हैं, जैसे लेस्बियन हो गया, फीमेल टू फीमेल इंटरेक्शन, और गे कपल कौन से होते हैं, मेल टू मेल इंटरेक्शन, जिसको फीमेल से फीमेल्स लगा हुआ है, प्यार हो गया, वो लोग शादी कर लिया। अभी तो इंडिया में भी इलीगल है। और एक पुरुष से शादी कर लिया इसमें। तो क्या करते हैं कि अभी एक पुरुष से शादी हो गई तो वो बच्चा पैदा के लिए तो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उन दोनों के पास स्पर्म है, दूसरे मर्द के पास भी स्पर्म है और दूसरे के पास भी स्पर्म है, किसी के पास भी एक नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अभी इजराइल ने क्या किया कि इसको मान्यता दे दी है। अभी ये सही है गलत है ये सब मुझे नहीं पता, जो न्यूज़ में आया मैं उसको बता रहा हूँ कि इजराइल ने क्या किया कि इन सबको मान्यता दे दी है। मतलब अगर एक मेल है, मेल के पास क्या है, स्पर्म है, और अभी ये दो मेल अगर एक दूसरे से शादी कर लिए तो इनको बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब एक तो चाहिए ही, बिना एक के तो बच्चा पॉसिबल है नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, इसने क्या किया कि किसी थर्ड मतलब फीमेल से कांटेक्ट करके किसी दूसरी मतलब यहाँ पे तो कोई मेल है फीमेल नहीं है, तो किसी दूसरी फीमेल को ये करके अपना स्पर्म इस्तेमाल करके ये लोग बच्चे को तीसरी महिला के कोख में, मतलब दूसरी महिला के कोख में इसको बच्चे को पालते हैं, और बाद में 9 महीने के बाद इनके पास आ जाएगा और ये पेरेंट्स बन जाएंगे, बायोलॉजिकल फादर ये लोग रहेंगे। तो इसमें अभी इंडिया में ये इलीगल है कि नहीं? देखिए, जब कोई इंडिया में तो अभी ये लीगल नहीं है, क्योंकि एक गे फीमेल जो गे मेल हैं, 2 गे कपल्स हैं, उनके पास एक की ज़रूरत पड़ती है, तो एक नहीं है उनके पास। तो अभी ये केस बहुत सदियों से चले आ रहा है, मतलब सदियों से नहीं, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी आई है तब से ये सब हो रहा है। जैसे कि अभी इसके ऊपर सरकार ने क्या बहुत सारे एक्शन लेने चालू कर दिए, कानून बनाया। पहले कानून नहीं था, कोई भी आता था, मतलब फॉरेन से कोई आया इंडिया में और इन्होंने किसी एजेंसी को कांटेक्ट किया, वहाँ पे एजेंसी उनको एक औरत मतलब औरत की व्यवस्था कर दी, तो उन्होंने जो सरोगेट उनके कोख भाड़े पे लेके बच्चे पैदा करके वो अपना बच्चा लेके चले जाते थे। तो अभी पहले क्या होता था, जब ऐसा ये होता था तो कुछ लोग क्या करते थे, बच्चा पैदा होने से पहले उसको महिला को छोड़ के चले गए। तो अभी उस महिला का क्या होगा, वो बच्चे का क्या करेंगे? अब वो महिला शादीशुदा थी या बिना शादीशुदा, अब तो ये लोग ऐसे केसों को सरकार जो थी मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया। और एक केस आंध्रा में आया था, जो एक 74 साल की महिला थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। तो ये देख के तो और भी अचंभित लगता है कि ये फिजिकली और इथिकली रॉन्ग है, जो इतने 74 साल की महिला जो प्रेग्नेंट हो गई, हाँ पैसों के लिए। अब ये पैसों के लिए था, किसके लिए था, वो ट्विंस बच्चे का जन्म दिया, तो उसके हेल्थ पे तो बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो 74 ईयर की हो गई है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून इसके लिए क्या आए हैं कि अभी देखिए, ये जो बिल आया था इसमें क्या बोला गया है कि जो महिला सरोगेसी करेगी, मतलब जो अपने गर्भ में उसको रखेगी, उसकी उम्र निर्धारित करी गई है, वो 23 से 50 साल की होनी चाहिए, और वो सिर्फ एक बार एलिजिबल होगी ये सरोगेसी करने के। मतलब एक बार अपना जो गर्भ कोख है उसको एक बार ही भाड़े पे दे सकती है, अगर सही बोले। क्यों पैसों के लिए किया जाता है। तो जो सरोगेसी है वो इंडिया में जो है सबसे
कम दामों में हो जाता है, जितना पैसे भी नहीं लगते दूसरे कंट्री के मुताबिक, तो सस्ते में हो जाता है। और यहाँ पे जैसे कोई भी रूरल एरिया में कोई भी आए दे सकता है, और दूसरे देशों में ये महंगा पड़ता है। और जो यहाँ पे जो इंडिया में है, अभी जो बाहर के लोग आएंगे उनको अलाउ नहीं है, फॉरेनर्स को अभी वो सरोगेसी ये मेथड जो यहाँ पे होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी सिर्फ पहले क्या था, सिंगल कोई भी जाके मतलब पैसे देके करो ये हो जाता था, मतलब शादी हुई है चाहे ना हुई रहे या ना हुई रहे। तो अभी क्या हुआ है कि ओनली मैरिड इंडियन कपल्स आर अलाउड ये करने के लिए, या NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन जो इंडिया से बाहर रहने गए हैं वही लोग ये ऐसा कर सकते हैं, इंडिया में सरोगेसी का उपयोग करके बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट रखा गया है 23 से 50 साल, और जो पुरुष हैं उनको 26 से 55 साल तक का रखा गया है कि कोई अगर आदमी पिता बनना चाहे तो वो 26 उसकी उम्र जो है 26 से 55 साल की होनी चाहिए। और बाद में फिर से इसका जो अभी डेफिनेशन तो समझा ही दिया था कि जो ये बिल रिलेटेड है किससे है कि, और रेगुलेशन जो बिल को संभाल के रखता है, क्या नियम है उसको, कोई अगर प्रेगनेंसी पे के टाइम पे अगर कोई छोड़ के चला गया तो उसके साथ क्या होगा, और वो उस बच्चे का। ऐसा ही क्या हुआ था कि एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक महिला थी जिसने तीसरे आदमी की, जो थर्ड महिला थी वो बच्चे को अपने कोख में पाल रही थी। तो उसने क्या किया कि ये 1988 की बात है, तो वो बच्चे को जब जन्म दी तो वो जब उसने अपने बच्चे को, वो तो दूसरे का बच्चा था, दूसरे को बच्चे को पाल रहे थे अपने कोख में, तो वो जाके वो जब उसके जो रियल माता पिता थे उनको जब सौंपने गई तो गांव वालों ने देख लिया, तो उनको लगा कि ये बच्चे को बेच रही हैं, तो उसको गांव से निकाल दिया गया, मार पीट के गांव से निकाल दिया गया। तो ऐसे केसेस में भी क्या करना है वो सब इस नियम में लिखा गया है, वो आप देख लीजिएगा। और बाद में और क्या है बताते हैं इसके बारे में, अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके, अगर और देखिए यहाँ पे लिखा है कि बच्चे के जो है फीमेल की एज 23 से 55 साल होनी चाहिए, और मेल की जो है वो 26 से 55 साल होना चाहिए। और इसमें एक और नियम दिया गया है यहाँ पे देखिए कि अगर वो कपल सरोगेसी के लिए कब जा सकता है, कब उसको ये करना पड़े, शादी हो गई सपोज तो तुरंत नहीं जाने मिले, पहले उनको ट्राई करना है उनका खुद का बच्चा होता है कि नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो 5 साल एटलीस्ट शादी को होना चाहिए। अगर 5 साल हुआ तो ही वो सरोगेसी का मेथड जो ये है उसको तीसरी महिला को अप्रोच कर सकते हैं, वरना नहीं। उसके पहले अगर किए तो कानूनन ये अपराध है। और नेक्स्ट है, और अगर कोई सरोगेसी जो मदर है, जो तीसरी महिला है, अगर उसके हेल्थ को कुछ होता है तो उसके लिए एक इंश्योरेंस भी निकाला है जो 3 साल तक है। जैसे बच्चे को जन्म दे दिया, उसके हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसके कोई कॉम्प्लिकेशन आता है बर्थ देने के बाद, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस रहता है, पॉलिसी रहते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, तो फिर आते हैं पेनाल्टीज। अगर किसी ने अनएथिकल काम किया तो उसके लिए 5 से 10 लाख रुपए फर्स्ट टाइम मुआवजा भरना पड़ेगा। जब पहली बार कोई अगर इसमें कुछ घपला करता है तो उसको 5 से 10 लाख फाइन भरना पड़ेगा, और दूसरी बार किया तो 10 से 20 लाख तक, और प्लस इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होगी उसको 8 साल के लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसका जो लिमिटेशन है, सरोगेसी इज अलाउ फॉर ओनली फॉर इंडियन मैरिड कपल, ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए अप्लाई होगा। कोई सिंगल अगर मेल चाहे फीमेल हो कि मत उसको पेरेंट्स बनना है तो ये अलाउ नहीं होगा। और 2015 नोटिफिकेशन प्रोहिबिट कमीशनिंग ऑफ सरोगेसी इन इंडिया बाय फॉरेनर और OCI और PIO कार्ड होल्डर्स, बट NRI होल्डिंग इंडियन सिटीजन अवेल सरोगेसी। जो फॉरेनर्स हैं उनको अलाउ नहीं होगा, उनको ये सब जो इसका
अवेलेबल नहीं है सैरोगेसी, बट एनआरआई जो है, जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है, जो इंडिया से जाके दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो इंडिया में आके ये काम कर सकते हैं। और जो नेशनल सैरोगेसी बोर्ड है, इसको रेगुलेट करता है, इसको सुपरवाइज करता है, कोई गलत काम ना हो पाए, किसी के साथ अन्याय ना हो ये। और ये तो नेशनल लेवल पे है, नेशनल सैरोगेसी बोर्ड हो गया। और हर स्टेट में भी स्टेट सैरोगेसी बोर्ड भी बनाए जो इसको रेगुलेट, एग्जीक्यूट बोर्ड, ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, इसको ये इस पर सुपरवाइज करती हैं। और जो ये अगर किसी को सैरोगेसी ये करना है तो उसको रजिस्टर, सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। अगर किसी को अप्रोच करना है तीसरी महिला से, उसको सबसे पहले 60 डेज पहले उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फिर आगे जाके उसको उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके ये काम लीगल होगा, वरना ये इलीगल माना जाएगा। और बाद में जो महिला है वो क्या एबॉर्शन भी करा सकती है, अगर बीच में ही उसको अगर कुछ तकलीफ होने लगी। जो महिला, तीसरी महिला को उन्होंने अप्रोच किया था, तो अगर सपोज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसको हेल्थ को दिक्कत होने लगी, सब कुछ हो गया, उसके लाइफ पे आ बनी है, तो वो उसको अबॉर्शन भी कर सकते हैं वो। नेक्स्ट पे आते हैं नजाफगढ़ झील रिस्टोरेशन। एक दिल्ली गवर्नमेंट है, जो नजाफगढ़ ट्रांसबाउंड्री एक वेटलैंड है जो दिल्ली और हरियाणा के बाउंड्री पे है। वो वेटलैंड है, उसको फिर से रिस्टोर करने क्या रिनोवेट करने जा रहे हैं, एक तरह से हम बोले तो। उस क्योंकि वहाँ पे जो दिल्ली का इलाका है, जो जहाँ पे जो ये जो वेटलैंड है, नजाफगढ़ झील जो है, वहाँ पे जो आजू बाजू में जो गांव है, जो उसके पास में गांव है, जो सिटीज़ बसी हैं, उसका जो सीवेज है पूरा इसमें ही आ रहा है। ये 200 कुछ एकड़ की थी, 244 कुछ एकड़ की थी, तो उसमें सिर्फ 7 हेक्टेयर की थी, तो उसमें 7 हेक्टेयर बचा है। तो ये इसको फिर से रिजनरेट करने जा रहे हैं, इसकी साफ सफाई होगी। और ये क्यों इतना इसके ले रहे हैं, क्योंकि ये जो लेक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो इसमें क्या है, 281 बर्ड स्पेसिस हैं। और ये क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, क्या है, सारस क्रेन है, इजिप्शियन वल्चर्स है, ग्रेटर स्पॉटेड एगल्स हैं, स्टेप एंगल्स हैं, इंपेरियल एगल्स हैं, और माइग्रेटिंग बर्ड्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यूज टू रेस्ट द लेक अर्लियर। तो इन सब के लिए, और साइबेरियन क्रेन्स भी हैं यहाँ पे। तो इसके लिए इसको रीजनरेट करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि ये सब विलुप्त ना हो। क्योंकि आजकल देख रहे हैं हमारे देश में कितने वल्चर्स जो हैं आजकल दिखते नहीं, गिद्ध जो हैं दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि ये इतनी गंदगी, इतने प्रदूषण है। और जो जैसे अभी गाय मर गई, उसको मार फेंक दिया, तो वो गिद्ध आके खाते थे। तो उसमें जो डिफ्लोनेक करके एक दवा है, वो खिलाया जाता था, तो उसकी वजह से उनको जो नेक होता है उसको पैरालाइज हो जाता था गिद्धों को। तो उसकी वजह से वो लोग दुनिया से ही विलुप्त हो गए। सिर्फ इतना। तो अभी जो उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जो लाशें रहते हैं उनको खाने के वो काम करते हैं, ताकि इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। कहीं पे भी अभी अगर स्कैवेंजर्स जो ये वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, वो नहीं आएंगे, वो अगर मरे हुए पशुओं को नहीं खाएंगे, तो वो पशु क्या उसके जो सड़ जाएगा वहीं पे मांस, और गांव की तरफ हवा ढकेल दी गया। अगर गांव में ही मर गया तो वो क्या करते हैं, खा के उसको साफ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता। लेकिन अगर उसको नहीं खाएं तो गांव की तरफ हवा में उसके जो कीटाणु हैं वो गांव की तरफ बीमारियां फैलाएंगे। तो इन बीमारियों से जो बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है। अगर कोई भी जीव एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर चूहा भी खेत से चला जाए, चूहे रहते हैं ज़्यादातर खेत में ना, वो मिट्टियों को भुरभुरा कर देता है, तो उसकी वजह से मिट्टी और उपजाऊ बनती है। तो ऐसे चीज़ें अगर जो एक छोटा छोटा जीव भी है उनको भी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है, सबका एक महत्वपूर्ण अपने रोल है, जिसकी वजह से उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर दिए गए 939 पुलिस पदक, वीरता के लिए दिए जाने वाले एक 189 पदक भी शामिल हैं। तो वीरता के लिए कितने 189 पुलिस भी इसमें शामिल है, 939 में। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस के पूरे संध्या पर विभिन्न केंद्रीय एवं राज्यों पुलिस बलों के जवानों को 939 सेवा पदक देने की घोषणा की है। इसमें क्या है, वीरता पुरुष भी शामिल है, वीरता पदक भी शामिल है, इसमें वीरता पदक भी शामिल है।
और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन जवानों के नाम की सूची जारी की है जिन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट में चल, वीरता के लिए जो 189 पदकों में से 134 पदक सिर्फ जम्मू कश्मीर को गए हैं। 189 में से सिर्फ 134 पदक सिर्फ जम्मू कश्मीर के वीरों जवानों को प्रदान किया है, और उसमें से 47 जो जवान को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और एक जवान को पूर्वोत्तर भारत की बहादुरी के प्रदर्शन के लिए इस पदक को सम्मानित किया गया। तो सबसे ज़्यादा 115 वीरता पदक पुरस्कार पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए। वहीं पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो CRPF है उसको 36, और छत्तीसगढ़ पुलिस को 10 पदक दिए गए हैं, उड़ीसा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक हासिल हुए हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मनसुख मांडविया ने लॉन्च की CGHS की नई वेबसाइट और माई CGHS ऐप लॉन्च किया। ये जो मनसुख मांडविया जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अभी मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वेबसाइट और एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें क्या करना है कि ये कहते हैं कि 40 लाख लोगों को फ़ायदा होगा मेडिकल फील्ड में जो अपने ये हैं, इनको ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलता है। तो इन्होंने एक ये जो टेला परामर्श की नई सुविधा चालू किया है। टेलामर्श बता दें कि क्या होता है कि आप फ़ोन से ही मतलब टेलीफोन से ही आप डॉक्टर से संपर्क करके आप उसके बारे में आप लाभ हासिल कर सकते हैं। उस बारे में जो भी डिस्कशन करना है, जो बीमारी है उसके बारे में आप फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं कि क्या करना है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये जो CGHS है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, और इसमें क्या है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली एक स्वास्थ्य सेवा है। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड सदस्यों को कैशलेस और रिडम्बर्समेंट क्लेम की सुविधा दी जाती है, और सरकार की इस स्कीम में चिकित्सा विज्ञान को विभिन्न पद्धतियों जैसे एलोपैथी, आयुष उपचार, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी और योग से स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलती है। बता दें कि CGHS की सुविधा फिलहाल देश भर में 70 से ज़्यादा शहरों में 40 लाख लोगों को मिल रही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल। अभी हाल ही में आप लोगों ने टोक्यो ओलंपिक में देखा होगा कि नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने बहुत कमाल किया, उन्होंने गोल्ड मेडल लाया देश के लिए। बहुत सम्मानजनक बात थी, बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे। उनके जिस दिन उन्होंने जीता था उस दिन जेवलिन थ्रो के नाम से मनाया जाता है, और उन्हें इस जो गणतंत्र दिवस है उसमें नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जाएगा। और ये नीरज चोपड़ा जो है भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में भी तैनात हैं, उनको भारतीय सेना में भी शामिल हो गए हैं। ये है नीरज चोपड़ा। और भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट मेडल से सम्मानित करने जा रहे हैं, जो 73वां अभी कल जो मनाया जाएगा। और इन्होंने जो टोक्यो जो भाला फेंका था वो 87.85 मीटर दूरी पे फेंका था, जिसकी वजह से उनको गोल्ड मेडल मिला था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आज की हिस्ट्री देखते हैं। 26 जनवरी 1950 के में जो आज का जो इतिहास है, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली थी। आज के दिन ही 26 जनवरी को जो हमारे राष्ट्रीय स्तंभ में शेर हैं उनको राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे उसको मान्यता मिल गई थी। और 26 जनवरी 1950 को ही जो हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दे दिया था। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, आज़ादी में पहले राष्ट्रपति बने थे। और आज के दिन ही संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, जैसे आप सब जानते हैं, क्योंकि इसी के रूप में तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को ही जो अपना संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो अभी क्वेश्चन बेस्ड जो है ये चालू होगा अपना करंट अफेयर। तो कोयला सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक साझा करने के लिए कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है।
ऑप्शन ए डॉक्टर अनिल कुमार जैन, ऑप्शन बी अनिल कुमार बैजल, डॉक्टर अनिल सक्सेना, डॉक्टर राजीव कुमार जैन। तो आप बताइए क्या क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है डॉक्टर अनिल कुमार जैन। जो कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने हाल ही में कोयला पोर्टल लॉन्च किया है। जो यह कोयला दर्पण पोर्टल प्रारंभिक चरण के रूप में KPI के अनुसरण कर रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम के जो हैं गुजरात कौन थे हमारे, जो अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, तो वो विनोद शर्मा को हाल ही में वो पुरस्कार दिया गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हाल ही में करंट अफेयर में क्वेश्चन भी पढ़ाया था मैंने। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो निम्न में से किस कंपनी के अनुसार उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व का सबसे तेज AI कंप्यूटर होगा। तो अभी पहला टॉपिक हमारा यही था। तो इसका तो आप आंसर जानते होंगे, इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। जो डी है मेटा जो एक आर्टिफिशियल है, फेसबुक की और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। तो ये अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है 2022 के मध्य में लॉन्च करेगी। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अभी ये बताइए, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, ये भी आप आसानी से जवाब देख सकते हैं। इसका आंसर है 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने उनका निधन हो गया। ये एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय फुटबॉल के हिस्सा थे। जब इंडिया ने एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो वो उस फुटबॉल टीम के मेंबर थे। 1971 में मर्डेका कप में फिलीपींस के खिलाफ हैट्रिक भी इन्होंने बनाई थी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिवस। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। IPL की पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने किसे अपना कप्तान बनाने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है क्रिस गेल, KL राहुल, R अश्विन या डेविड वार्नर। तो इसका आंसर है KL राहुल। KL राहुल जो है IPL की पहली बार हिस्सा लेने वाले सुपर जायंट्स टीम के हाल ही में KL राहुल ने अपना कप्तान बनाने की घोषणा की है। और ये इसके जो मेंटर रहेंगे वो गौतम गंभीर चुने गए हैं। और निम्न में से 8वां प्रश्न, निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। तो उसकी आंसर है नीति आयोग है। तो नीति आयोग हाल ही में अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठनों को रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से विकसित की गई भारत की एक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैंकिंग शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड ऐसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हम ऐसे ही नए नए करंट अफेयर आपको अपडेट कराते रहेंगे देश दुनिया की खबरों से। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।